डेमोक्रेसी इन इंडिया। जी हाँ, भारत में है कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र। ये कहना है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था के वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ कंठ का। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कंठ ने ये विवादित बयान एक कार्यक्रम के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में दिया। अमिताभ कंठ का कहना है भारत में कड़े सुधारों की जरूरत है, लेकिन भारत में कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र होने की वजह से कड़े सुधारों को लागू करना मुश्किल है। हालांकि इस विवादित बयान के बाद सोशल मीडिया पर होने वाली किरकिरी के चलते उन्होंने सफाई दी, उनका मतलब वो नहीं था जो बताया गया। खैर, ये तो होता ही है। 2014 के बाद डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म इन दोनों शब्दों को जिस तरह से पेश किया जा रहा है, ये हम रोजाना देखते और सुनते ही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हुकूमत सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं। ये कहना है बीजेपी के पूर्व नेता और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर यशवंत सिन्हा का। पिछले कुछ सालों में होने वाली घटनाओं पर नजर डालें तो पता चलेगा हमारे देश में डेमोक्रेसी कितनी ज्यादा है। कड़ी सर्दी में दिल्ली के सरहदों पर बैठे किसान जिन 3 कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, इत्तेफाक से वो फार्म लॉज ही है, यानी कृषि कानून। इन कानूनों को राज्यसभा में कितने लोकतांत्रिक तरीके से पास किया गया है, ये आप देख ही सकते हैं। I shall first put the amendment moved by Shri Kritu Siva to vote. Those in favor, please raise their hands and say aye. Those against, please raise their hands and say no. I think the noes have it, the amendment is negative. I shall now put the motion moved by Shri Nancy Tomar to vote. The question is that Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2028 passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor, please raise their hands and say aye. Those against, please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. कोरोना काल के दौरान बड़ी हड़बड़ाहट के साथ सरकार ने इन कानूनों को पास करवाया, जो कि सरकार के अनुसार किसानों के लिए फायदेमंद है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि इन कानूनों को बनाने से पहले ना तो किसानों से पूछा गया, ना ही विपक्षी दलों की राय ली गई। टू मच डेमोक्रेसी। 2014 से पहले जो जिन आंदोलन होते थे, उन आंदोलन में शामिल लोग आंदोलनकारी कहलाते थे, लेकिन 2014 के बाद उन लोगों को अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाए देशद्रोही कहलाए जाते हैं। जैसे एंटी-सीएए के आंदोलनकारी पाकिस्तानी कहलाए गए, JNU के विद्यार्थी नक्सली, एक्टिविस्ट आवाज उठाए तो अर्बन नक्सल और किसान खालिस्तानी। जिस तरह CAA के खिलाफ आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारियों पर UAPA और NSA लगाकर जेलों में डाला गया, हमने वो भी देखा। डॉक्टर कफिल को एक स्पीच के लिए, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुसार हेट स्पीच भी नहीं थी, NSA लगाकर 8 महीने जेल में रखा गया। ये है टू मच डेमोक्रेसी। इस लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को जिस तरह गिराया गया, चाहे वो गोवा हो, मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक, ये भी टू मच डेमोक्रेसी की शानदार मिसालें हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने वाले मीडिया का तो क्या ही कहना। पिछले 6 सालों में जिस डेमोक्रेसी के प्रधान सेवक ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो, वहां प्रधानमंत्री कभी किसी चैनल को कोई झूठ-मूठ इंटरव्यू दे भी देते हो तो एंकर के प्रश्न कुछ यूं होते हैं, क्या आप थकते नहीं? क्या आप अपनी जेब में पर्स रखते हो? क्या आप कोई टॉनिक लेते हो? टू मच चातुकरी का। यही वजह है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों की सूची में 142वें स्थान पर आता है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट EIU के अनुसार भारत 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वर्ल्ड रैंकिंग में पिछले साल की तुलना में 10 पायदान गिरकर 51वें स्थान पर है, जबकि 2014 में भारत 27वें स्थान पर था। शायद ये बात अमिताभ कंठ को पता नहीं थी। वैसे अगर इनकी ये बात किसी और एंगल से देखी जाए तो कुछ हद तक सही भी लगती है। भारत में इतना ज्यादा लोकतंत्र है कि प्रज्ञा ठाकुर MP बन गई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री।
सचमुच टू मच डेमोक्रेसी। 2014 के बाद जिस तरह चुन चुन कर कानून बनाए गए हो या बड़े बड़े तारीखी केसों पर फैसले सुनाए गए हो, जैसे 3 तलाक, लव जहाज, NRC, CAA या बाबरी मस्जिद पर सुनाया गया फैसला ही हो, ये सब दर्शाते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी किस हद तक बढ़ी है या घटी है। जिस तरह किसान आंदोलन ने पूर्ण बहुमत की शक्तिशाली सरकार के नाक में दम कर रखा है, उसे देखते हुए एक ही प्रश्न जहन में उठता है, टू मच डेमोक्रेसी का शगुफा क्या इसलिए तो नहीं छोड़ा गया कि तानाशाही खतरे में है? सरकार क्या फैसला लेती है कृषि बिल को लेकर, देखते हैं अगली टिप्पणी में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।